नेक्स्ट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, और मैं सही कहूँ तो जेई और इवन IIT जेई एडवांस दोनों के अंदर ही इंटरनल रिफ्लेक्शन के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सवाल थोड़े से बाकी टॉपिक्स के मुकाबले ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि रिलेटिवली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो बेटा देखते हैं कि क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। सुनिएगा बेटा, हमारे पास एक इस तरह का अरेंजमेंट कि ये आपका रेयर मीडियम, बेटा ये आपका डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर्स बेटा डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया कि किसी रे को डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ भेज दिया ऐसे, यू बेटा डेंसर से रेयर में भेज दिया ऐसे। और बेटा मान लीजिए कि आपकी आई की वैल्यू है 0, तो एनआर और एनडी कितना भी हो, अगर आई की वैल्यू 0 है तो ऑफ कोर्स मेरे बच्चे आर की वैल्यू भी तो 0, तो रे बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। और मैं पूछूं कि बेटा डेविएशन कितना आएगा, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर डेविएशन तो आएगा 0। फेयर इनफ। अब सुनिए बेटा, अब मैंने थोड़ा सा आई को बढ़ाया, ले मैंने बेटा थोड़ा सा आई को बढ़ाया, पहले 0 था, अब बेटा मैंने आई को हल्का सा बढ़ाया। आई को बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा, और आप कह सकते हो कि सिचुएशन वुड बी लाइक दिस। इट्स ए रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इसलिए बेटा जो रे है वो नॉर्मल से दूर मुड़ गई है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा मैंने इसको आर लिख दिया है। फेयर इनफ। यहां से यहां स्लैश लगाऊंगा तो मैं कहूंगा एन आर इंटू साइन आर इज इक्वल्स टू एन डी इंटू साइन आई। आप देख सकते हो बेटा कि एक तो आप ऐसे बोल दो कि दैट इज सर साइन आर इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन एन आर इंटू साइन आई। एन डी अपॉन एन आर, ये वाला जो फ्रैक्शन है मैं बेटा पहले बोल चुका हूं कि ये 1 से बड़ा आएगा, इसलिए आपके आर की जो वैल्यू है वो आई से बड़ी आएगी। इसका मतलब शुरुआत में भले ही बेटा आपके आर की वैल्यू और आई की वैल्यू 0 हो, आप जैसे जैसे आई को बढ़ाओगे आर भी बढ़ेगा, लेकिन आर के बढ़ने की जो दर है, आर के बढ़ने की जो रेट है वो आई के बढ़ने की रेट से ज्यादा है। मतलब आई को बढ़ाओगे 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 तो आर भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन जितना आप आई को बढ़ाओगे आर उससे ज्यादा बढ़ेगा, आर उससे ज्यादा बढ़ेगा। और ये रहा आपका डेविएशन, दिस इज योर डेविएशन, एंड ऑफ कोर्स बड़ा दिस डेविएशन इज आर माइनस आई। फेयर इनफ। अगर मैं ऐसे ही आर को और आई को बढ़ाता गया, सॉरी उल्टा बोलता हूं, अगर मैं ऐसे ही आई को और आर को बढ़ाता गया तो पहले 90 डिग्री कौन पहुंचेगा, तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स आर की वैल्यू आई से बड़ी तो पहले 90 डिग्री कौन पहुंचेगा, आर पहुंचेगा। तो चलिए बेटा मैंने वो कंडीशन क्रिएट कर दी कि बेटा आपके पास ये रेयर मीडियम, ये बेटा डेंसर मीडियम, और रे ऐसे आ रही है, ये बेटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते 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 बेटा 90 डिग्री हो गया, रे यूं निकल गई है। दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज योर 90 डिग्री। अगर आप ऐसे अगर एंगल लगातार बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, आई को लगातार बढ़ाते गए तो आर लगातार बढ़ गया, तो आई की वैल्यू बढ़ते 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 कभी ना कभी बेटा आर की वैल्यू हो जाएगी 90। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम for which angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree, this angle of incidence is known as your critical angle। मैं इस बात को बड़ा फिर से रिपीट करता हूं, मैं इस बात को लिखता भी हूं, आप भी लिखना बेटा, आप भी लिखना बेटा इस बात को। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन denser medium for which angle of refraction becomes 90 degree is known as critical angle।
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज योर क्रिटिकल एंगल। और हम बड़े प्यार से बड़ा क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। यहां से स्नेल्स लॉ लगाना बेटा, एन डी इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा कितना है सी, दैट इज इक्वल्स टू एन आर इंटू साइन 90। आई थिंक इट कम्स आउट टू बी साइन सी इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन एन डी। और हमारे पास बेटा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई है साइन इनवर्स ऑफ एन आर अपॉन एन डी। ये हमारा क्रिटिकल एंगल आ गया, ये हमारा क्रिटिकल एंगल आ गया। यहां तक बेटा कोई दिक्कत नहीं है। आप आई को लगातार बढ़ाते गए, आई शुरुआत में 0 तो आर शुरुआत में 0, आई बढ़ाया तो आर बढ़ा, ज्यादा कौन बढ़ा, आर बढ़ा। ऐसे अगर आई बढ़ता गया, आर बढ़ता गया, आई बढ़ता गया, आर बढ़ता गया, तो सबसे पहले 90 कौन पहुंचेगा, तो आप बोलो सबसे पहले 90 तो आर पहुंचेगा। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आर की वैल्यू 90 हो गई, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपने बोल दिया कि ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। यहां तक ठीक है। अब क्या किया कि हमने थोड़ी सी और जिद पकड़ी और कहा कि यार हम तो है ना इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएंगे। चलो देखते हैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम और बढ़ाएं तो क्या होगा। लेट्स सी। ये आपका इंटरफेस बेटा, इस इंटरफेस के ऊपर रेयर मीडियम, इसके नीचे डेंसर मीडियम, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनआर, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनडी, ये आपका नॉर्मल, ये रे आ रही है ऐसे, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, जो क्रिटिकल एंगल से भी आपने ज्यादा कर दिया है। भाई शुरुआत में 0 था, फिर आई बढ़ाते गए, सी पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90। अब मैंने बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो क्या होगा, चलो एक बात स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर एन डी इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू एन आर इंटू साइन आर। अब सुनना मेरी बात, ये वैल्यू तेरी फिक्स है, ये वैल्यू तेरी फिक्स है। तो आई को बढ़ाता है तो साइन आई बढ़ता है, तो साइन आर भी बढ़ता है, तो आर भी बढ़ता है। आई को बढ़ाते जैसे तो सी पर ले गया, वैसे ही साइन आर की वैल्यू मैक्सिमम हो गई थी 1। अगर तू इस आई को सी से और ज्यादा करेगा तो एलएचएस तो बढ़ जाएगा, और अगर एलएचएस बढ़ जाएगा तो आरएचएस भी बढ़ना चाहिए, और आरएचएस बढ़ने के लिए अब तेरे इस साइन आर की जो वैल्यू है इसको तो 1 से बड़ा होना पड़ेगा। समझ रहे इस बात को कि ये जो आई है, ये जब सी था, ये आई जब सी था, तब एलएचएस और आरएचएस को बराबर करने के लिए आर की वैल्यू 90 डिग्री होनी पड़ी और साइन आर की वैल्यू 1 होनी पड़ी। अगर मैं एलएचएस को थोड़ा सा और बढ़ा दूं आई को बढ़ाने से, तो आरएचएस भी बढ़ना चाहिए, और आरएचएस बढ़ने के लिए साइन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। एंड वी नो दैट कि साइन आर की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी साइन थीटा, साइन आर, साइन आई 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, और अगर 1 से बड़ा नहीं हो सकता इसका मतलब हमारा स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है, और अगर स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है इस बात का मतलब है कि रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा। ये बात तय हो गई कि जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो हम इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि अब आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन होने के लिए स्नेल्स लॉ वैलिड होना चाहिए, और स्नेल्स लॉ वैलिड होने के लिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होने के लिए साइन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, जो हम जानते हैं कि प्रोबेबल नहीं है। तो सर अब क्या बेटा, फिर भी हम जानते हैं कि एनर्जी तो कंजर्व्ड है। भाई एनर्जी तो कंजर्व्ड है, रे अगर आई है तो कहीं ना कहीं तो जानी चाहिए। बाहर जाने से आपने मना कर दिया कि सर बाहर तो नहीं जाएगी, क्योंकि सर बाहर तो है ना रिफ्रैक्शन होता है, बाहर जाने को तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा, ये तो तय है। तो रे कहां जाएगी? अब रे के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा बचा है कि वापस उसी मीडियम में पलट कर वापस आ जाएगी, और पलट कर वापस आ गई, और अगर ये वाला एंगल आई तो ये वाला एंगल भी आई, और ये बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्शन है जैसा हम मिरर वाले केस में या प्लेन मिरर वाले केस में पढ़ रहे थे। बिल्कुल वैसा ही है, कोई नया नहीं है, बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्शन है, बस इसका नाम निकाल दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रे जो है उसका अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हुआ तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ये मत सोचना कि ये कोई रिफ्लेक्शन नए प्रकार का रिफ्लेक्शन है, ये एग्जैक्टली वही रिफ्लेक्शन है जो हम आज तक पढ़ते आए थे, और इसके सारे के सारे लॉज भी वही हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज बेटा आपका जो डेविएशन आएगा, बड़ा याद करो टोटल एंगल है पाई, उसमें से ये है 2i, तो ये डेविएशन मेरे पास आ गया पाई माइनस 2i। तो यहां से हमने क्या नतीजा निकाला बेटा? मेरे ख्याल से हमने ये नतीजा निकाला है कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में
क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा हुआ तो रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि मीडियम में वापस लौट कर आएगी, और इस फेनोमेनन को हम बोल देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई रिफ्लेक्शन के नए लॉज नहीं है, जो हमने पहले से पढ़े हैं वही लॉज हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इस बात को निपटाते हैं, हम बड़ा इस बात को अभी निपटाते हैं, अभी लिखते हैं इस बात को। बड़ा आपने ये डायग्राम तो देख ही लिया होगा, मैं बेटा बोल रहा हूं, लिखना बेटा। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, बेटा सी लिख दू, सिर्फ सी से आप समझ जाओगे ना, इज मोर देन क्रिटिकल एंगल कॉमा देन देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन बट the ray will reflect back to the denser medium, बड़ा रिफ्लेक्ट होकर वापस डेंसर मीडियम में ही आ जाएगी, will reflect back to the denser medium. This phenomenon is known as, बेटा मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, TIR मतलब बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस एंटायर फेनोमेनन इज नोन एज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। उस केस में बेटा रे जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि आपके डेंसर मीडियम के अंदर ही वापस लौट कर आ जाएगी। दिस एंटायर फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा पॉइंट है बेटा, बढ़िया पॉइंट है, इससे हमारा बड़ा काफी हद तक काम चल जाएगा, बड़ा काफी हद तक हम बहुत सारी चीज में सीख जाएंगे। चलिए बेटा एक सवाल, बेटा एक सवाल सुनना बेटा, यहां पर एयर है, यहां पर कोई ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ठीक है, और ये बेटा आपका नॉर्मल रे बेटा डेंसर से रेयर जा रही है ऐसे, ठीक ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट है। मैं आपसे बेटा यहां पर 2-3 सवाल पूछ रहा हूं, आराम से इत्मीनान से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप सारी बात समझ जाओगे। ये जो बड़ा इंटरफेस है ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है। पहला सवाल, फाइंड क्रिटिकल एंगल। दूसरा सवाल, बड़ा ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फाइंड डेविएशन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 15 डिग्री। तीसरा सवाल बेटा, डेविएशन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। चौथा सवाल, डेविएशन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। इतना सा काम है, इतना सा काम है। तो चलिए बड़ा करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। बड़ा या फॉर्मूला याद हो, बड़ा फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप बोलोगे सर क्रिटिकल एंगल वो है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा एयर में। तो यहां से यहां सिलेंडर लगाना, बड़ा लगाना 2 टाइम्स साइन आई, आई नहीं बेटा सी, इज इक्वल्स टू वहां पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। बेटा साइन सी की वैल्यू आ गई है हाफ और सी की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। तो हमारा जो क्रिटिकल एंगल है बेटा वो आ गया 30 डिग्री। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आगे चलो, अब अगला सवाल पूछा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री होगा तो डेविएशन क्या होगा। अगर एंगल 15 डिग्री है, मतलब क्रिटिकल एंगल से अगर छोटा है,
सरफेस बड़ा वैसे ट्रांसपेरेंट है तो ऑफ कोर्स बड़ा रिफ्लेक्शन ही होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को सी से बड़ा होना पड़ता है। ये वाला एंगल तो आपका 30 डिग्री से छोटा है, तो आपको सर कोई दिक्कत नहीं है, ये आर में बड़े आराम से निकाल लूंगा। आर निकालने के लिए यहां से मैं स्नेल्स लो बड़े आराम से लगा देंगे, बड़ा लगाना जरा स्नेल्स लो। 2 टाइम्स साइन 15 इज इक्वल थोड़ा बाहर 1 इंटू साइन आर, बड़ा साइन आर की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स साइन 15, बड़ा साइन 15 इज आई थिंक √3 - 1/2√2, बड़ा 2 से 2 कैंसिल हो गया और आर की वैल्यू आ गई है साइन इनवर्स √3 - 1/√2, ये आर की वैल्यू आ गई। लेकिन मैंने आपसे आर की वैल्यू नहीं पूछी बड़ा, मैंने आपसे आर की वैल्यू नहीं पूछी बड़ा, मैंने तो आपसे डेविएशन पूछा। आप बोलोगे सर डेविएशन आएगा r - i, बड़ा पता ना कैसे कि टोटल एंगल r था, रे जा रही थी ऐसे, तो ये वाला एंगल i, तो बड़ा ये आपका डेविएशन है r - i। तो पहले इस सवाल में कोई मुझसे डेविएशन पूछेगा, हम जवाब देंगे दैट इज r - i। बड़ा r बोलना कितना है, r है साइन इनवर्स ऑफ √3 - 1/√2 माइनस बड़ा i कितना बड़ा 15 डिग्री। ये बड़ा अपना आंसर है। दूसरे सवाल बड़ा अपना आंसर ये रहा। आगे चल बड़ा, नेक्स्ट बड़ा मिटा रहा हूँ इसको, बताओ थर्ड करते हैं। बड़ा थर्ड के लिए जो जगह चाहिए, मैं बेटा इसको मिटा रहा हूँ। थर्ड में बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री हुआ तो क्या होगा। चल बेटा मैं एक बार डायग्राम भी वापस से बना लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री हुआ तो क्या होगा। वापस से बेटा चाहो तो आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, लेकिन आप तो जानते ही हो कि जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। रे अगर ऐसे आई है और ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, रे जाएगी ऐसे। बड़ा पता है ना, नहीं पता तो बड़ा अगेन स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। आप कह सकते हो कि सर 2 टाइम्स साइन 30 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स साइन आर। बड़ा सॉल्व करते ही आ गया साइन आर इज इक्वल्स टू 1 एंड आर इज इक्वल्स बड़ा कितना 90 आना ही था बेटा। 30 डिग्री तो हमारा क्रिटिकल एंगल था ही, तो ऑफकोर्स बेटा ऐसा आना ही था। तो आप कह सकते हो कि सर इस केस में डेविएशन होगा, ये वाला एंगल 30, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी तो 30 और ये वाला एंगल आपका आ गया डेविएशन, बड़ा दिस इज योर 60 डिग्री। रे जो यूं जा रही थी उसको आपने ऐसे मोड़ दिया, दिस इज योर डेविएशन। बड़ा मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ, दिस इज 90 डिग्री माइनस सी। 90 डिग्री बेटा आपका आर है, सी बेटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो आप इसको 90 डिग्री माइनस सी भी लिख सकते हैं। चलिए बेटा फोर्थ करते हैं। बेटा इसका फोर्थ पार्ट भी निपटा लेते हैं, इसी बहाने बेटा हम अपनी सारी बातें सीख जाएंगे यार। चलिए बेटा फोर्थ निपटाते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा तो क्या होगा। बेटा ये सरफेस, ये नॉर्मल, रे आई बेटा ऐसे, ये वाला एंगल है 45, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 2, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। वैसे तो हम जानते हैं कि जैसे ही एंगल बेटा यहाँ पर इस डेंसर मीडियम के अंदर 30 डिग्री से बड़ा होगा, वैसे ही बेटा ये जो रे है बेटा दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि पलट कर वापस आएगी। लेकिन कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं ये बात सोच नहीं पाया और सर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूँ तो। चलो चेक कर लेते हैं, अगर आपने स्नेल्स लॉ लगा दिया तो क्या होगा। बेटा यहाँ से बाहर जरा स्नेल्स लॉ लगाना, तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स साइन। हाँ तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर यहां से आप कोई बच्चा अगर स्नेल्स लॉ लगा दे तो क्या होगा। हालांकि हम जानते हैं कि अगर एंगल 45 डिग्री होगा, मतलब अगर एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बट फिर भी कोई बच्चा गलती से लगा दे तो क्या होगा। चेक कर लेते हैं। 2 टाइम्स साइन 45 शुड बी इक्वल टू 1 टाइम्स साइन आर। 2 ठीक है बेटा, साइन 45 आपका 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू आ गई है √2। आप जानते हैं बेटा √2 की जो वैल्यू होती है वो तो लगभग 1.414 होती है, और आप ये जानते हैं कि साइन आर की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। किसी भी एंगल का बेटा साइन 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, और अगर 1 से बड़ा नहीं हो सकता तो इसका मतलब आर की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। आर की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, इस बात का ये अर्थ निकला कि स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है। स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है, इस बात से ये अर्थ निकला कि क्या बेटा,
हमारा रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। अरे भाई रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो रे कहाँ गई, एब्जॉर्ब हो गई क्यों? आप नहीं सर एब्जॉर्प्शन तो मानते नहीं, बड़ा रे कहाँ गई? तो आप बोलो रे जो है वो तो पलट कर उसी मीडियम में वापस आ गई है। और अगर ये वाला एंगल 45 तो ये सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये वाला एंगल भी 45। और अगर किसी ने हमसे डेविएशन पूछ लिया तो हम बोल देंगे डेविएशन आया बड़ा क्या फॉर्मूला था, 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। बड़ा डेविएशन का फॉर्मूला हमने वही लगा दिया जो हम किसमें लगाया करते थे, रिफ्लेक्शन में लगाया करते थे। और हमारे पास कुल मिलाकर डेविएशन की वैल्यू आ गई है 90। ये हमारा आंसर आ गया। तो बड़ा अगर मान लो कभी भी अगर मान लो TIR हो भी रहा होगा और हमने कभी गलती से अगर मान लो कि स्नेल्स लॉ लगा भी दिया तो कोई घबराने वाली बात नहीं, सॉल्व करते करते हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर गलत आ रहा है। साइन r की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, हम वहीं पर बोलना स्टार्ट कर देंगे कि हमसे गलती हो गई है और अब हमें सवाल को वापस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मान के करना पड़ेगा। तो आपको घबराने की कोई खास जरूरत ऐसी है नहीं, हमसे सवाल बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कुछ एग्जांपल्स, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स है, आराम आराम सुनना। बेटा आपके पास एक इस तरह से ग्लास का प्रिज्म है, बड़ा ग्लास का प्रिज्म है। ये वाला एंगल बड़ा आपके पास 90 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है बड़ा एक गिवन है, दिस एंगल इज योर 60 डिग्री। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा पता नहीं, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। बाहर बेटा कुछ नहीं बोल रखा तो एयर मारना, बाहर से कोई रे आई है यू और ये नॉर्मल ऐसे, मतलब सरफेस के नॉर्मली आएंगे। सवाल बड़ा बहुत ही क्लियरली पूछ रहा हूं, फाइंड एंड सच दैट rays doesn't cross the face AB। बड़ा फेस AB को क्रॉस ना करे, मतलब जो रे आई ना ये फेस AB को क्रॉस ना करे, इसके लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सिंपल सिंपल सवाल, चलो बड़ा सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब देखना ये जो रे आई है बड़ा अगर नॉर्मल के अलोंग ही आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फेयर ना। ये जो रे आई है यहां पर नॉर्मल बना हुआ है, ऐसे बड़ा बना दिया नॉर्मल। ये एंगल आपका 60 तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल तो 60, और हम जानते हैं कि नॉर्मल और सरफेस के बीच टोटल एंगल 90 होना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो बेटा ये वाला एंगल आपका 30, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज नॉन इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं नहीं चाहता कि ये रे बाहर जाए, अगर मैं ये नहीं चाहता कि रे बाहर जाए तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, स्नेल्स लॉ नहीं होना चाहिए। अगर रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा मेरे बच्चे में, रिफ्रैक्शन तब नहीं होगा जब अंदर वाला जो एंगल है, हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, क्योंकि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा हो गया तो रे पलट कर वापस आएगी, यहां से जाएगी। और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ तो ऑफ कोर्स रे तो बाहर चली जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बड़ा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा 30 डिग्री एंड इट शुड बी ग्रेटर देन सी। तो हमें कहना चाहिए कि 30 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन सी। दोनों तरफ साइन ले लो, दोनों तरफ साइन ले लो। मेरे पास आ गया साइन 30 शुड बी ग्रेटर देन साइंस। साइन 30 बेटा मेरे पास है हाफ, बड़ा साइन सी में आपको लिखना सिखा चुका हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम है एयर और डेंसर मीडियम आपका ग्लास, तो आप बोलोगे सर इट शुड बी 1/n। ठीक है ना, छोटी सी इनइक्वालिटी है बेटा, सॉल्व कर लो। और बड़ा मेरे ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बड़ा n शुड बी ग्रेटर देन 3, सॉरी ग्रेटर देन, बड़ा उल्टा तो करते पता ना आपको, इतनी हल्की फुल्की इनइक्वालिटी तो आपकी होगी। 1/2 अगर 1/n से अगर बड़ा है तो n जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, n 2 से बड़ा होना चाहिए। n अगर 2 से अगर छोटा हो गया ना बड़ा फिर उल्टा पड़ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से ये इनइक्वालिटी आपको आती होगी कि n तो बड़ा जैसे ऊपर नीचे
डिनोमिनेटर को कंपेयर होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि n शुड बी ग्रेटर देन 2। n की वैल्यू 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, तो 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 सारे के सारे 1/2 से छोटे हैं, सो n शुड बी ग्रेटर देन 2। तो बेटा ऐसे इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। इतनी बड़ा इनइक्वालिटी आपको इनइक्वालिटी तो आती होगी, हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा हमारा आंसर आ गया कि n शुड बी ग्रेटर देन 2। बढ़िया आंसर बेटा, आगे चलते। नेक्स्ट एक छोटा सा काम, हालांकि उसे ऐसे सवाल ही मान सकते हो, बट चलो बड़ा सुन लो। नेक्स्ट इज सर्कल इल्यूमिनेट्स। छोटा सा बेटा कॉन्सेप्ट है, इसे आप सवाल मानो बेटा, ठीक आपकी मर्जी है ना, आप इसे थ्योरी मान सकते हो, आपकी ऐसे अच्छा लगता है। बेटा मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी है कि ये सरफेस, इसके ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया है NR, इसके नीचे वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया है ND, फिर ना। और हमने क्या किया कि पानी के अंदर यहां कहीं कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है बेटा, S है, जो इस इंटरफेस से H डिस्टेंस नीचे है, ये सोर्स है बेटा लाइट का। मैं साइड में लिख लेता हूं कि S जो है इट इज बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट। क्या है बच्चों, ये लाइट का सोर्स। अब देखिए बेटा, अब इस सोर्स से बेटा लाइट आएगी बाहर की तरफ, ये एक तरह से वाटर मान लो बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आंसर भी ND, बेटा बाहर एयर मान लो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया NR। वैल्यूज थोड़ा सवाल के हिसाब से लिख ही लोगे। अगर इस सोर्स से कोई लाइट यूं आती तो सीधी कराती है, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस। अगर बेटा कोई रे दूर से आई तो बेटा रे यूं जाएगी, बेटा ऐसे क्यों हो जाएगी पता है, इट्स ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर मीडियम, ऑफ कोर्स रेयर टू डेंसर मीडियम में हम क्या दोगे, सॉरी डेंसर टू रेयर, रे विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका और दूर अगर रे लूंगा तो आपको इस बात को तो इमेजिन हो गया होगा कि ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो बड़ा होगा। तो कभी ना बेटा जैसे जैसे दूर जाओगे दूर वाली जो भी होगी, कभी ना कभी बेटा ऐसा हो जाएगा कि ये वाला एंगल जो है सी हो जाएगा। जैसे ये एंगल सी हो जाएगा मेरे बच्चे, बाहर वाला एंगल क्या हो जाएगा 90, और ये सबसे दूर वाली रे है जो जस्ट बेटा बाहर निकली है, इस पानी के सरफेस से बाहर निकली है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाहर की जो रे होगी ना, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा चेक कर ले, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, हम जानते हैं कि ये वाली रे बेटा बाहर नहीं जाएगी बल्कि वापस पलट के आ जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि ये रे बाहर गई है, 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 और ये लास्ट रे है जो बाहर गई है। इसके इधर वाले जो रेज होंगी वो सारे के सारे उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, और वो सारे के सारे रेज पलटकर वापस आ जाएंगी। और ऐसा इस तरफ नहीं होगा, पूरे के पूरे प्लेन में होगा ऐसा। देख लें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर ये वाला एंगल आपका सी है तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी आपका सी, ऐसा इस तरफ भी होगा बेटा। मैं यहां पर NR लिख रहा हूं बेटा, यहां पर मैं ND। यहां कहीं बेटा कोई रे गिरेगी ऐसे, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा सी, और ये लास्ट रे है जैसे बाहर गई है। इससे दूर अगर मैं रे कोई लेता हूं तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा आएगा, और ये रे बेटा ऐसा जाएगा। आप कह सकते हो कि कुल मिलाकर ऐसे एक सर्कल टाइप बन जाएगा बेटा, ऐसे एक सर्कल टाइप बन जाएगा, ये ऐसे सर्कल टाइप बन जाएगा। इस सर्कल में से ही लाइट बाहर निकल रही है, इस सर्कल के दूर वाले पॉइंट से थोड़ा लाइट बाहर नहीं निकल रही। और इस सर्कल को हम नाम निकाल देंगे, बेटा इस सर्कल का हम क्या नाम निकालेंगे, हमने नाम निकाल के रखा है दिस सर्कल इज योर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। बेटा ये जो सर्कल है ये हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। आई होप यू गेट द पॉइंट।
तो जिस सर्कल में से लाइट बाहर निकल के आ रही उस सर्कल का हमने नाम निकाल दिया है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। और जो भी लाइट आएगी बेटा वो ऐसे यूं चल के ऐसे आगे बेटा, यहां से बेटा यूं चल के ऐसे बेटा, यूं चल के ऐसे बाहर। इस सर्कल से बाहर वाले पॉइंट्स पर रे बाहर क्यों निकल के आप जानते हो, क्योंकि बेटा वहां पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। एंड दिस एंटायर सर्कल इज नोन एज योर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। काश हम इस सर्कल का रेडियस बता पाते, बड़ा मजा आता। आप लोग यहां से बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना बेटा, ये एक तरह से सर्कल का सेंटर है, ये एक तरह से लास्ट पॉइंट है, ये हो गया एक तरह से रेडियस। मैं काम करता हूं, एक डायग्राम और बना देता हूं बेटा, कोई खास ज्यादा टाइम लग तो रहा थी, एक हल्का सा डायग्राम और बना देते हैं। आप बेटा इसको समझ गए होंगे। ये आपका बड़ा इंटरफेस, इसके नीचे एनडी, इसके ऊपर एनआर। बड़ा आपका सोर्स यहां कहीं है, एच हाइट नीचे, और जो लास्ट पॉइंट है बड़ा वहां पर आपने देखा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सी, तो बड़ा ये वाला भी सी। इसी तरह से आपने देखा कि ये वाला एंगल सी, थोड़ा ये वाला एंगल भी सी। और ऐसे पूरे के पूरे प्लेन के अंदर आप खूब सारे पॉइंट्स ले सकते हो, और सिर्फ इस सर्कल में से ही बेटा आपकी रे बाहर जाएगी। इस सर्कल का जो रेडियस है बेटा उसको बोल दिया r। ठीक है बेटा, यहां से मैं लिख सकता हूं tan c is बेटा, tan c is always perpendicular upon base। बेटा perpendicular is r, बेटा base is h, बेटा r की वैल्यू आ गई h टाइम्स tan c। सर tan c कैसे निकालूंगा बेटा, जरूर निकाल लो। क्या sin c तो आपको निकालना आता है मेरे प्यारे बच्चों। sin c ने आपको निकालना याद कर रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज nr अपॉन 8। बढ़िया बेटा। मैं और ऐसे tan c कैसे निकालोगे, आप लोग बिल्कुल आ जाएगा। sin c इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेटा ये हो गया है nr, ये हो गया है nd परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेटा ये हो गया है nd का स्क्वायर माइनस nr का स्क्वायर का रूट। मैं थोड़ा tan c लिख, तो मेरे बच्चों से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप बोल सकते हो कि सर रेडियस आ गया h टाइम्स tan c इज nr अपॉन अंडर रूट ऑफ nd स्क्वायर माइनस nr स्क्वायर। ये बड़ा आपका रेडियस आ गया। जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है उसका रेडियस आपके पास आ गया h टाइम्स nr अपॉन nd का स्क्वायर माइनस nr स्क्वायर का रूट। बड़ा हमारे पास रेडियस आ गया। अगर हमसे कोई पूछ ले कि कितने एरिया में से लाइट बाहर निकलती है, तो आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अब क्या जवाब दोगे, आप बोल सकते दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस का स्क्वायर इज h स्क्वायर nr स्क्वायर अपॉन बेटा क्या nd का स्क्वायर माइनस nr का स्क्वायर। बेटा रूट तो स्क्वायर से निकलेगी। जिस सर्कल से बेटा रे बाहर निकलेगी उस सर्कल का एरिया आपके पास ये आएगा और उसका रेडियस आपके पास ये आएगा। आपको सिर्फ उसे लॉजिक पता होना चाहिए, बेटा बाकी इतना फर्क नहीं पड़ता है कि आपको ना आपको कौन सा कोई ये सब बातें याद रखनी है, याद नहीं रखनी है, सिर्फ उसे लॉजिक पता होना चाहिए, बाकी तो आप एक ही लोगे। अक्सर आप जानते हो बेटा बाहर एयर होगी तो nr की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। बहुत ही बढ़िया अच्छा कॉन्सेप्ट था, इस पर सवाल आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक ऐसा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट और हालांकि बेटा उस पर एडवांस में सवाल पहले आ चुका है, बट ऐसे कॉन्सेप्ट पर सवाल वापस से आ सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि ना वापस से रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन इस पर सवाल एक बार आ रखा है। दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बेटा बहुत डिटेल्स की जरूरत तो नहीं है, मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही पतले पतले एक्सट्रीमली थिन वायर्स होते हैं, मोस्टली ग्लास के और पॉलीमर्स के बने हुए। दे आर ट्रांसपेरेंट फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
और हम क्या करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स के एक एंड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजते हैं और हम उसके दूसरे एंड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब बेटा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है ना, जो हम बेटा अपने वाईफाई वगैरह में यूज़ करते हैं, राउटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, इवन टेलीफोन वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें ऑप्टिकल फाइबर्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एक तरफ से भेजा और दूसरे एंड से निकाला, ये उसका एक प्राइम काम है। उसका प्राइम काम है कि एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना, और सबसे कम अटेन्यूएशन मतलब सबसे कम लॉस के साथ सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का जो काम है वो ऑप्टिकल फाइबर करता है। हमारे आस पड़ोस में बड़ा ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें बिछी रहती हैं, और वो चाहे BSNL की हो चाहे रिलायंस की हो, वो उन सब का सिर्फ काम ही होता है कि सिग्नल्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना। सो आई वुड रिपीट इट वंस अगेन, ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सट्रीमली थिन पॉलीमर मेड और ग्लास मेड वायर्स, और उनका काम होता है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना। उसमें TIR कैसे यूज होता है देखते हैं। तो सी ऑप्टिकल फाइबर, इट इज extremely thin wires made of polymers और ग्लासेस। पॉलीमर्स और ग्लासेस इसलिए कि बेटा पॉलीमर्स और ग्लासेस जो हैं वो बेटा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए थोड़े से ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो एब्जॉर्ब कम करते हैं और लाइट को अपने थ्रू जाने देते हैं, निकलने देते हैं। बेटा किस काम आते हैं? इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम one place to another with minimum attenuation। अटेन्यूएशन मतलब लॉस, सबसे कम एनर्जी के लॉस के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिग्नल को भेजना हो तो उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं। तो चलिए बेटा सुनिए क्या कॉन्सेप्ट है बेटा ऑप्टिकल फाइबर का। बेटा एक्सट्रीमली थिन, अपने बालों जैसे बेटा बिल्कुल पतले पतले ऑप्टिकल फाइबर होंगे ऐसे, ठीक है ना। मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन ले रहा हूँ बेटा, हम थोड़ा इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन भी लेंगे, एक बार सिंप्लीफाइड ले रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ये बेटा ऑप्टिकल फाइबर है, बाहर बेटा एक बार के लिए आप एयर मान लीजिए, ठीक है। मैंने इस अरेंजमेंट पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल दी, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल दी, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुमने पढ़ी नहीं बेटा, पढ़ो ना पढ़ो मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बात से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल वैसी की वैसी होंगी जैसी बेटा प्रॉपर्टीज हमारी लाइट की है, उसमें भी वही स्नेल्स लॉ, वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बेटा आपके वही सारे सारे स्नेल्स लॉ एंड TIR एंड समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा मत समझना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई खास बात आ गई, आप इसको लाइट मान लो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉलीमर रे आई ऐसे, इट्स अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो ऑफ कोर्स द रे विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, रे जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, रे ऐसे है। अब अच्छी बात है सुनना, अब रे जब ऐसे आई है तो हम नहीं चाहते कि जो रे है वो कर्व सरफेस से बाहर निकल जाए, हमारा एम है ही नहीं कि कर्व सरफेस से बाहर निकल जाए, हम चाहते हैं कि रे अंदर ही है और इस सरफेस से एंटर किया तो इस सरफेस से एग्जिट करे। तो आप बोलोगे सर उसके लिए ऐसा कर लो कि ये वाला जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर देना, बिल्कुल सही बात बेटा। और जैसे अगर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, वैसे बड़ा ये रे पलट कर यहाँ आ जाए, फिर हम सब देख लेंगे। अब सुनना बेटा, बाहर वाला एंगल है आई, तो बेटा ये नॉर्मल के साथ एंगल है आर, तो ये वाला एंगल आपके पास 90 माइनस आर, ये वाला एंगल अगर 90 माइनस आर, थोड़ा ये वाला एंगल भी 90 माइनस आर। हम नहीं चाहते कि ये रे इस कर्व सरफेस से बाहर जाए, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर कंडीशन तो अभी तक मुझे यही समझ में आई है कि 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लेकिन अगर ये 90 माइनस आर है तो मेरे बच्चे बाय ज्योमेट्री बोल देंगे सर ये वाला एंगल भी तो 90 माइनस आर ही आएगा, और अगर ये वाला 90 माइनस आर अगर ग्रेटर देन सी है तो ये वाला 90 माइनस आर भी ग्रेटर देन सी होगा,
और अगर ये ग्रेटर देन सी होगा तो बेटा अगेन यहाँ पर TIR होगा और रे बेटा पलट कर वापस आ जाएगी। तो भले ही इस ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ कितनी ही क्यों ना हो, अगर एक बार TIR कर लिया बेटा फिर तो हर जगह TIR करता रहेगा, क्योंकि अगर एक बार 90 - R ग्रेटर देन सी तो ये भी 90 - R, ये भी 90 - R, ये भी 90 - R, सारे के सारे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे 90 - R। हमारा तो काम बनता है बेटा इससे 90 - R शुड बी ग्रेटर देन सी। बेटा देखना क्या लिख सकता हूं, दोनों तरफ साइन लेना, साइन ऑफ 90 - R शुड बी ग्रेटर देन साइन सी। बेटा साइन 90 - R इज नथिंग बेटा कितना, cos R should be greater than sin C. Sin C is the refractive index of air upon refractive index of this glass. बेटा glass का refractive index हम n मान लेते हैं, तो it should be 1 by n. फिर ना सर cos R कैसे लिखेंगे, बेटा लिखेंगे सब लिखेंगे, यहाँ से यहाँ स्लेश लगाना, बेटा यहाँ से मैंने स्लेश लगाया तो मेरे पास आ गया 1 into sin I should be equal to n times sin R, और हमारे पास आ गया है sin R is basically sin I by n। सर मुझे ना cos R चाहिए, बेटा cos R चाहिए तो cos R को लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 minus sin square R should be greater than 1 upon n। अंडर रूट ऑफ 1 minus बेटा sin square R is of course sin square I upon n square should be greater than 1 upon n। अच्छा रिजल्ट आएगा, चिंता मत करो अभी आएगा भाई, मैं इसको डाल लेगा। चलिए अब मेरे पास रिजल्ट है, दोनों तरफ स्क्वायर रहेगा, मेरे पास आ गया 1 minus sin square I upon n square should be greater than 1 upon n square। मेरे पास आ गया 1 should be greater than 1 plus sin square I upon n square। बड़ा n square को ऊपर ले आओ, n square should be greater than 1 plus sin square I। अच्छा रिजल्ट है बेटा। अगर आप चाहते हो कि जो रे है वो बेटा एक बार एंटर करने के बाद इन कर्व्ड सरफेस से टक्कर करता रहे और इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से ही बाहर निकले, तो आपके n स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 plus sin square I से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा रिजल्ट है, याद कर सकते हो। मैं इसको और बेटर कर सकता हूं भाई, n स्क्वायर 1 plus sin square I से बड़ा होना चाहिए। अब जरा ये सोच लो कि 1 plus sin square I कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो आप बोलोगे सर sin square I की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। कब, जब आपका बाहर वाला तो I है वो 90 डिग्री हो जाए, वो अगर 90 डिग्री होगा तो 1 plus sin square I मैक्सिमम हो जाएगा, और इस 1 plus sin square I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 2। 1 तो ये और 1 ही, तो n square should be greater than 2, तो n should be greater than √2। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर आपके ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना √2 से बड़ी होगी तो आप I कितना रख लो, मतलब बाहर वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ना वो कितना रख लो, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 89 डिग्री, जो तुम्हारा मन हो वो रख लो। एक बार अगर रे एंटर कर गई है तो कर्व्ड क्रॉस सेक्शन से बाहर नहीं निकलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से ही बाहर निकलेगी। वैसे तो हमने आंसर याद किया कि n स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1 प्लस sin स्क्वायर I, लेकिन इस आंसर में तो I आ गया कि अलग अलग I के लिए भाई n की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू मतलब इस हमारे ऑप्टिकल फाइबर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये होनी चाहिए। उनके बच्चे बोलते हैं सर I की वैल्यू नहीं दे रखी, और मैं सब चाहता हूं कि कोई भी रे अगर एंटर कर गई तो वो सर एग्जिट करनी चाहिए, यहीं से इससे एग्जिट नहीं करनी चाहिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से एग्जिट करनी चाहिए, कर्व्ड क्रॉस सेक्शन से एग्जिट नहीं करनी चाहिए। तो सर क्या करूं, तो ऐसे केस में I की मैक्सिमम वैल्यू जितनी हो सकती है वो ले लें। sin I की मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, उस केस में n स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड n शुड बी ग्रेटर देन √2। तो एक बार अगर ऑप्टिकल फाइबर के रिफ्लेक्टर से √2 आ गई तो बड़ा बाहर तेरा जो I है, चाहे वो 0 रख, चाहे 2 डिग्री, चाहे 5 डिग्री, चाहे 50 डिग्री, चाहे 60 डिग्री, चाहे 89 डिग्री, अगर एक बार एंटर कर गया तो वो सिर्फ यहीं से एग्जिट होगा और कहीं से एग्जिट नहीं होगा। ये हमारा सिंपलीफाइड ऑप्टिकल फाइबर है, हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट भी करेंगे। ठीक है।